Once again, good morning to all of you. So in the last class, we are discussing about methods of preparation of aldehyde and ketone. And in that class, we completed up to general method by which both aldehyde and ketone can be prepared, and the methods by which only a ketone can be prepared. Now we are going to start methods of preparation of aldehyde only. वो मेथड्स जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स को बनाया जा सकता है, उन मेथड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं इनके अंदर और यहाँ पे कई नेम रिएक्शंस भी हैं जो हमें बहुत ध्यान से करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है। कैसे होगी वो हमने देखना है। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन की मैं रिएक्शन कराता हूं COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AnCl3 और CuCl। तो यहां से जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट विल बी अ बेंजील्डिहाइड। बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हट के यहां CHO ग्रुप लग जाता है, बेंजील्डिहाइड। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट नेम है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कुछ कंपाउंड्स की, तो उनमें से एक ये है बेंजील्डिहाइड। जस्ट हमें ये रिएक्शन याद रखनी है, बट थोड़ा सा आप देख लेते हैं एक बार ये रिएक्शन हुई कैसे होगी बेटा। एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है ये कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म दिस कंपाउंड HCOCl। यहां से जब AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट विल बी दिस इलेक्ट्रोफाइल। ESR रिएक्शन है जैसे हम पढ़ते आए हैं, तो सिमिलर बेसिस पे हाइड्रोजन जो होता है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप CH। तो यहाँ बेंजील्डिहाइड बनेगा। AlCl3 या CuCl का काम सिर्फ यहाँ यही है कि दे कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। सेकेंडली यदि हम बात करें सेकेंड मेथड इज अवर फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का ही एक स्टैंडर्ड नेम होता है जिसको हम टोलीन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन से तीन तरीके से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो मैं तीनों की तीनों एक ही रिएक्शन के थ्रू आपको बताऊंगा, बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास मिथाइल बेंजीन CH3। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है? बाय साइड चेन हैलोजेनेशन। ध्यान से देखिएगा, यदि इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये चीज हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी कि जब हैलोजेनेशन कराई जाती है सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में तो वो साइड चेन हैलोजेनेशन कराती है। तो जनरली यहाँ होगा ही कि जो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसके 2 मोल यूज करते हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अवर क्लोरीन CHCl। ये स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से समझिएगा। क्लोरीनेशन कराई हमने इसकी, साइड चेन हैलोजिनेशन होगी, मिथाइल ग्रुप की जो 2 हाइड्रोजन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अगेन यहाँ भी 2 मोल यूज होंगे, 2 KCl यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी दैट विल बी CHOH12। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। यदि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे होते हैं बेटा तो जनरली वो अनस्टेबल होती है और वहां पे उसी टाइम वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ वाटर एलिमिनेट होगा -H2 तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, स्ट्रक्चर रिमेन्स विल बी CH2 लगेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगेन यहां भी जो बनेगा दैट विल बी बेंजीन। एक मेथड ये है हमारे पास, यदि हमें मिथाइल बेंजीन दिया गया है और उसकी यदि हम साइड चेन हैलोजिनेशन कराते हैं तो वहां से हम बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यदि कभी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हो, बेसिकली जेमिनल यदि 2 OH ग्रुप लगे हैं किसी एक पोजीशन तो वहां उसी टाइम वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये किस में चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज टू बेंजल्डिहाइड। नाउ सेकंड यदि हम बात करें, जो सेकंड मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का मिथाइल बेंजीन से, फर्स्ट मेथड ये था जिसको हमने बोला है बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन सेकंड मेथड देखिएगा, यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सोडियम, आइदर यहाँ CCl4 यूज करेंगे या फिर कार्बन डाइसल्फाइड यूज करेंगे, नॉन पोलर होना चाहिए। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और यदि इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो इस केस में भी हमारे पास जो यहाँ कंपाउंड बनेगा दैट विल बी बेंजीन। यहां भी हमारे पास बेंजीन। और ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इटार रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल बेंजीन का बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहां भी हम ऑक्सीडेशन ही कराएंगे बट थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। यदि हम ऑक्सीडेशन कराएं बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 in presence of acid anhydride CH3 twice Cu twice, first step followed by hydrolysis, second step। ये यहाँ पे 1 और 2 जो लिखे गए हैं इनका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन विल कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। फर्स्ट हमने ये कराया है और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे वो प्रोडक्ट बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा बेंजील्डिहाइड और बाई प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड बनेंगे यहाँ CH3COOH। मेनली हमें जो फोकस रखना है वो मेन प्रोडक्ट से है जिसको हम बनाते हैं। साइड प्रोडक्ट इन रिएक्शंस में आप याद रखो या ना रखो वो इतना मैटर नहीं करेगा। तो मिथाइल बेंजीन से 3 तरीके से हम बेंजील्डिहाइड बना सकते हैं या एल्डिहाइड बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड था बाय साइड चेन हैलोजिनेशन, ये जो हमने कराया था साइड चेन हैलोजिनेशन हुई थी, फिर KOH की रिएक्शन कराई, यहां से 2 मोल KCl एलिमिनेट होंगे, एक ही पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, ऐसी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती है, वाटर एलिमिनेट होगा और बेंजील्डिहाइड बनेगा। सेकंड जो है ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई है एनसीईआरटी में यदि आप देखोगे इनको 2 स्टेप में कराया गया है। बीच में एक इंटरमीडिएट क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेंजील्डिहाइड होगा।
आप वैसे करना चाहो वो भी सही है, और आप यदि इस दोनों को एक ही स्टेप में करोगे तब भी ये सही है। सिमिलर बेसिस पे यहाँ भी जब आप देखोगे तो यहाँ भी बीच में इंटरमीडिएट बना होगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो आपको बेंजोल्डिहाइड देगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। तो बाई प्रोडक्ट इंटरमीडिएट आप बनाना चाहो बना सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे तब भी ये गलत नहीं होगा। तो सेकंड जो मेथड था वो है हमारा फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। ये जो दो मेथड है दीस टू, इनमें बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ है मिथाइल बेंजीन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां साइड चेन हेलोजिनेशन हुई है, उसके बाद वाटर एलिमिनेट हुआ है। थर्ड मेथड की यदि हम बात करते हैं, थर्ड मेथड की यदि हम बात करें, थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम, वो भी एक नई रिएक्शन है, रोजनबर्ग रिडक्शन। रोजनबर्ग रिएक्शन या रिडक्शन। यदि हमारे पास एक असाइल हैलाइड है या बेंजोइल हैलाइड है, RCOCl एसिड डेरिवेटिव होता है, इसकी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, एसिड डेरिवेटिव की। तो एसिड हैलाइड जो है वो एसिड का डेरिवेटिव होता है, जिसमें हम OH ग्रुप को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं। या तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगी या फिर हमारे पास स्ट्रक्चर होगी इस R ग्रुप की जगह एरोमेटिक रिंग आएगी। दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। जब इनकी हम रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ, in presence of PDBSO4 बैरियम सल्फेट, तो हमें जो यहां प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट मिलेंगे एल्डिहाइड। यहां बनेगा RCHO और यहां भी हमारे पास बनेगा बेंजोल्डिहाइड CH। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजनबर्ग रिडक्शन। यहाँ पे एक चीज कई बार पूछ ली जाती है, व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ BaSO4? BaSO4 का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है? तो BaSO4 जो है, दिस विल एक्ट एज ए पॉइजन फॉर PD कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट के लिए ये पॉइजन का काम करता है। यदि आप BaSO4 यूज नहीं करोगे तो जैसे ही एल्डिहाइड बना है, दिस विल बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा, बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे पॉइजन का काम करता है इस कैटलिस्ट के लिए। पॉइजन और प्रमोटरी सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं उनको कहा जाता है पॉइजन, और जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उनको कहा जाता है प्रमोटर। तो बेसिकली ये पॉइजन का काम करेगा और फर्दर इस एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होने देगा प्राइमरी एल्कोहल पे। तो ध्यान रखिएगा इसको। दिस इज आवर रोजनबर्ग रिडक्शन। फोर्थ जो मेथड है हमारे पास, हम ध्यान से देखिएगा, फोर्थ मेथड इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल्स और साइनाइड की हम पहले भी बात कर चुके हैं। साइनाइड जो है वो कॉमन नेम है, और नाइट्राइल जो होते हैं उन्हीं का आयुर्वेदिक नेम होता है। तो यदि मैं एल्काइल नाइट्राइल हूं यहाँ पे कोई, और इसकी यदि मैं रिएक्शन कराता हूं SnCl2HCl के साथ, यहां पे बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम इमीन बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद एसिडिक कंडीशन से डाइल्यूट HCl हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी RCH एल्डिहाइड प्लस अमोनियम, इट विल बी बाई।
और ये जो रिएक्शन हमारे पास हुई, इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं, जिससे हम नाइट्राइल को चेंज करते हैं किसमें, एल्डिहाइड। यदि हम यहाँ भी बात करें कि रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो उसको यदि हम थोड़ा सा देखते हैं एक मिनट के लिए, तो ये जो बना है यहाँ पे SnCl2 + HCl, आपने ये याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये रिएक्शन ही याद रखनी है। बट थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कैसी रिएक्शन हुई है। SnCl2 रिएक्ट करता है HCl के साथ, और यहां से हमें मिलेगा SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन बनी है ये हमारी इमीन बनाती है। एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कनेक्ट होगी और एक हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगी। ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, यहां बनेगा इमीन। उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं वाटर को इस तरीके से लिख दूं, तो होगा यहाँ पे RCHO जो है वो अलग हो जाएगा इस तरीके से, और यहां से जो हमें बनेगा दैट विल बी NH3, और HCl जो साथ में था ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एसिड बेस पर रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बट हमें जो मेनली ध्यान रखना है वो ये रिएक्शन है कि स्टीफन्स रिडक्शन के अंदर नाइट्राइल्स विल बी चेंज टू एल्डिहाइड, और वहां बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, दैट विल बी इमीन। जहां कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आता है उसी स्ट्रक्चर को इमीन कहा जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। So this is our fourth method by the reduction of nitriles or cyanide using stannous chloride and HCl, SnCl2 and HCl. Last method की यदि हम बात करें, last method, this is our by reduction of nitriles and ester by using double H. इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ जब हम रिडक्शन कराते हैं तब भी नाइट्राइल की रिडक्शन से भी हमें एल्डिहाइड मिलेगा और एस्टर की रिडक्शन से भी हमें एल्डिहाइड मिलेगा। पहले हम देख लेते हैं एक बार और उसके बाद में इसकी बात करेंगे कि डबल एच होता है। यदि मान लीजिए हमारे पास साइनाइड है और एक हम मान लेते हैं एस्टर, यदि इनकी हम रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट डबल एच, सेकेंड हाइड्रोलिसिस, सीन का हम यहां कराएंगे। पहले इसको रिएक्ट कराएंगे डबल एच के साथ और फिर इसकी भी कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट केस में तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RCHO, और यहां जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी RCHO प्लस ये जो R डैश का इट विल बी चेंज टू अल्कोहल R डैश। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अब हमें ये बात करनी है कि ये डबल एच होता क्या है। तो डबल एच की यदि मैं बात करूं, इट विल बी योर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर की यदि बात करें इसकी या कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली आपको ये ऐसा ही लिखा मिलेगा जैसा यहाँ लिखा हुआ है।
बट इसके अलावा यदि हम इसको देखते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमारे पास होता है दैट विल बी AlH3, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। डाई आइसोब्यूटाइल का मतलब ये है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है आइसोब्यूटाइल ग्रुप से। तो यदि इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइसोब्यूटाइल ट्वाइस। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है दिस आल्सो रिप्रेजेंट डबल एच, ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर इसकी स्ट्रक्चर भी आपको दिख जा सकती है। यदि मैं आइसोब्यूटाइल की बात करता हूं तो ये सारे के सारे, क्योंकि 11th में आप पढ़ के आए हो आइसो लियो, तो ब्यूटाइल जो हमारे पास होता है दैट विल बी CH3 CH2 CH2 CH2, दिस विल बी ब्यूटाइल। बट यदि हम आइसोब्यूटाइल की बात करें तो आइसोब्यूटाइल में क्या होता है, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है चेन का उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है। तो यदि आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर में बनाऊंगा दैट विल बी लाइक दिस, this will be the structure of isobutyl, isobutyl। ध्यान से देखिएगा, 4 कार्बन है, आइसो पोजीशन से कनेक्ट है, this will be iso group, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो एक मिथाइल लगा हुआ। तो यदि आप उस स्ट्रक्चर को इसमें चेंज करोगे तो यहाँ जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी AlH, और उसके साथ क्या कनेक्ट होगा CH2CH CH3 CH3 ट्वाइस, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डबल एच जो है दैट विल बी योर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, या तो वो इस फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा, और यदि स्ट्रक्चर दी जाती है तो फिर इस फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा। काम ही क्या करेंगे दोनों के दोनों, they will reduce cyanide या nitrile और ester to corresponding aldehydes। R यहाँ पे alkyl ग्रुप है, तो वो एग्जांपल आपको बड़े अच्छे से पता है। आज जैसे मान लीजिए यहाँ मिथाइल कंसीडर करेंगे तो इट विल बिकम CH3CH। मान लीजिए यहाँ हमने CH3 कंसीडर किया तो यहाँ जो एल्डिहाइड बनेगा दैट विल बी CH3CH, जिसका आईपैक नेम होगा इथेन और कॉमन नेम होगा एस्टरडिहाइड। सिमिलर बेसिस पे यहाँ यदि हम चेंज करते हैं, मान लीजिए इट विल बी CH3 एंड लेट इट विल बी CH2CH इथाइल, तो यहाँ से भी जो आपको मिलेगा दैट विल बी C2H5OH, इथेनॉल मिलेगा आपको, और यहाँ से जो मिलेगा दैट विल बी CH3CHO एस्टरडिहाइड या इथेन। So these all are the methods of preparation of aldehyde only। ये जितने भी मेथड हमने आज डिस्कस किए हैं, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। 5 मेथड हैं हमने जो पढ़े, और इन 5 मेथड में हमारे पास कई सारी नेम रिएक्शंस यूज हुई हैं, जिनमें हमने स्टीफन्स रिडक्शन की बात की, रोजनबर्ग रिडक्शन की बात हुई थी हमारी। तो ध्यान रखिएगा उन चीजों को। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इटार्ड रिएक्शन जब हमने की थी, ऑक्सीडेशन जब हमने कराया था मिथाइल बेंजीन का, कई बार वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक ये रिएक्शन हमने पढ़ी CH3, और यहाँ हमने क्रोमियम ऑक्साइड लिया था एसिड अनहाइड्राइड की प्रेजेंस। तो ये चीज याद रखिएगा, यदि यहाँ पे आप ये अनहाइड्राइड ना लो, सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड के साथ यदि आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो ये इसको चेंज कर देता है बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो एसिड अनहाइड्राइड जो है ये यहाँ पे होना जरूरी है, तभी ये एल्डिहाइड में चेंज होगा। यदि आप ये यूज नहीं करोगे, सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी COOH। सेकंड जो चीज है, यदि मान लीजिए हमारे पास मिथाइल बेंजीन की बजाय साइड चेन और बड़ी है, जैसे मान लीजिए
ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा CH2CH3 और यहां मैं इटार्ड रिएक्शन लगाता हूं, मान लीजिए CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। और यदि यहां आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान रखिएगा यदि बेंजीन से साइड चेन कनेक्ट है तो साइड चेन का जो लास्ट कार्बन होगा मींस ये जो कार्बन है दिस विल बी रिप्लेस टू CH। यदि CH3 था तो डायरेक्ट बेंजोल्डिहाइड बना था। यदि अब मैं यहाँ प्रोडक्ट देखूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी CH2CH। जो लास्ट कार्बन होगा साइड चेन का दैट विल बी रिप्लेस टू CH। आईपैक नेम यदि आप लिखोगे तो इट विल बी योर 2-phenyl इथेनॉल। इस तरीके से काउंटिंग होगी, 2 पे आपका फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है, 2-phenyl इथेनॉल। तो ध्यान रखिएगा इसको। एस्टरडिहाइड की फॉर्म में लिखोगे तो फिनाइल एस्टरडिहाइड लिखा जाएगा इसी को। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। रोजनमंड रिएक्शन में जो बैरियम सल्फेट हमने लिया था वो पीडी के लिए काम करता है पॉइजन का, ताकि जो एल्डिहाइड बना है वो फर्दर रिड्यूस ना हो प्राइमरी एल्कोहल के। सो यहाँ तक हमने जो है मेथड्स ऑफ कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे, चाहे वो जनरल मेथड्स हो या फिर हमारे पास कीटोन की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर एल्डिहाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे दो ही पॉइंट होते हैं। एक होता है इनकी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड और दूसरा होता है इनके वॉल्यूम पॉइंट से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम दोनों की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट की यदि आप बात करोगे यहाँ तो फिजिकल स्टेट हमें पता है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वंडर वाल फोर्सेस, और वंडर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो मोलिकुलर मास के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो जनरली जो लोअर मेंबर होते हैं जैसे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है हमारे पास, दैट विल बी ए गैस, वो गैसियस होता है क्योंकि वहां जो है वंडर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे बिगेस्ट होते हैं। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा मींस मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वंडर वाल फोर्सेस भी वहां इंक्रीज होंगे, और जो फिजिकल स्टेट है दैट विल आल्सो चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। मींस हायर जो एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे वो सॉलिड होंगे हमारे, जो स्टार्टिंग के हैं दे आर गैसियस, और उसके बाद के भी जो होते हैं कुछ वो लिक्विड होते हैं। बट जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट वेरी करना शुरू करती है गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। सेकेंड फैक्टर की यदि हम बात करें सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी यदि हम किसी कंपाउंड की चेक करनी है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी, और जनरली हम यहाँ वाटर में डील करते हैं इस चीज को। सोल्युबिलिटी के दो जनरल रूल होते हैं। एक होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। लेकिन सेकंड यदि हमें किसी कंपाउंड की सोल्युबिलिटी चेक करनी है इन वाटर, तो वहाँ एक सिंपल सा रूल ही होता है कि यदि वो कंपाउंड वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है तब तो वो वाटर में सोल्युबल होगा, और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो वाटर में इनसोल्युबल होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की यदि मैं बात करता हूं तो एल्डिहाइड कीटोन में ये स्ट्रक्चर कॉमन होगी, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कार्बोनेट ग्रुप जो है हमारा। अब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है।
इस तरीके से जो है यहाँ बॉन्डिंग होती है। ये जो बना है दिस विल बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन एंड वाटर। तो यदि ये कंपाउंड वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इस वजह से ये क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि जो स्टार्टिंग के मेंबर होंगे एल्डिहाइड कीटोन के जिनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है वो हमारे कैसे होंगे, दे विल बी वाटर सोल्यूबल। लेकिन जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता है, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे हमारे पास बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट विल बी इंक्रीज्ड। और यदि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो फिर वहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये चीज आपके ध्यान रखनी है। A lower number of aldehyde and ketones are water soluble due to their tendency to form hydrogen bond with water molecule. However, their solubility decreases with increase in the carbon content. जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर वैसे वैसे जो सोल्युबिलिटी होगी वाटर में वो कम होती जाएगी। और उसका रीजन क्या है कि कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने से हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा चेन का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। तो इस वजह से जो इनकी सोल्युबिलिटी है वो आपने ध्यान रखनी है। सिर्फ दो ही बातें समझनी है यहाँ पे। फर्स्ट कि जो लोअर मेंबर है वो वाटर सोल्युबल होंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकंड ये है कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक पार्ट। चलिए, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी और दो तीन बातें हैं जो आप याद रखोगे। सबसे फर्स्ट ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट विल बी ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन क्या है कि जैसे हम यदि बात करें एल्डिहाइड कीटोन की, तो एल्डिहाइड कीटोन की यदि मैं बात करता हूं तो एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनती हैं। तो ये जो इंटरेक्शन बनी है these are known as dipole dipole interactions, dipole dipole interactions। और इन इंटरेक्शंस की वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा that will be greater than corresponding hydrocarbons। मीन्स एल्केन की यदि हम बात करें या ईथर्स की हम बात करें, इनसे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इंटरेक्शंस के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलर नेचर के। यदि बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पोलैरिटी ज्यादा होती है। और दूसरा ये है कि यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ऑपरेट करेंगे। इनके केस में वो जो इंटरेक्शंस ऑपरेट करती हैं यहाँ तो वो होती ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं ऑलमोस्ट। ईथर में होती है बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एल्डिहाइड कीटोन के केस में होती है। सेकंड जो पॉइंट है, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। फर्स्ट ये था कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से या ईथर से, और सेकंड ये है कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल। अब रीजन ये है कि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो ये जो बॉन्ड बना है दिस विल बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपैरेबल मोलिकुलर मासेस की यदि हम बात करें तो वो कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान रखिएगा इस चीज। कई बार एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में आपने याद रखना है कि जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होता है थोड़ा सा। उसका रीजन ये होता है कि कीटोन के अंदर जो पोलैरिटी होती है वो ज्यादा होती है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन रिलेशन ग्रुप लगे होते हैं। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्ट्रक्चर की बात करें इक्विलेटरली, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होती है कीटोन। तो कुछ इस तरीके की पोलैरिटी की हमने बात की थी अभी, लेकिन यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप। तो इस वजह से जनरली कीटोन में जो पोलैरिटी होती है या कीटोन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और इसी वजह से कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड, क्योंकि वहां पे पोलैरिटी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर नेचर। ध्यान दीजिएगा इस चीज। यहां से एक चीज आपने याद रखनी है, यदि मैं कुछ सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखूं विच है कंपैरेबल मोलिकुलर मास, जिनका मोलिकुलर मास कंपैरेबल हो, तो ऐसे केस में एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाईएस्ट, फॉलोड बाय कीटोन, followed by aldehyde, followed by hydrocarbons। इस ऑर्डर से रिलेटेड आपकी बुक में कई सारे ट्रेंड हैं बेटा जो आपने अरेंज करने हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगेन यदि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसका सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू HO हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। कीटोन का थोड़ा सा ज्यादा एल्डिहाइड से होता है ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एल्डिहाइड से, और हाइड्रोकार्बन में यहाँ से हम वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, पोलैरिटी होती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ सबसे कम हो जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। डायरेक्ट कन्वर्जन में कई बार वहां से क्वेश्चन आता है, तो जितने भी मेथड्स हमने अब तक किए हैं उनको आप एक बार दोबारा देखिएगा, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में उनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट हम डील करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।